इस वीडियो में हम पीरे बोर्दियू को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे और फ्रांस से बिलोंग करते थे। इस वीडियो में हम 3 मेजर चीज़ें कवर करेंगे। नंबर 1, पीरे बोर्दियू को हम होलिस्टिकली डीपली स्टडी करेंगे। सेकेंड, हम पीरे बोर्दियू से रिलेटेड जितने भी PYQs पूछे गए हैं नेट JRF एग्जामिनेशन में, सबको डिस्कस करेंगे। थर्ड, हम ये देखेंगे जब हमें कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो भी उस क्वेश्चन को कैसे सही करने का ट्राई करना है, कैसे अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है उस क्वेश्चन को सही करने की। पीरे बोर्दियू को कंस्ट्रक्टिविस्ट स्ट्रक्चरिज्म के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपना फील्ड वर्क अल्जीरिया के केबल सोसाइटी में किया था और उन्होंने उस फील्ड स्टडी को अपनी एक बुक आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस में डिस्कस किया है। उनके कॉन्सेप्ट्स को जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि पीरे बोर्दियू पहले एक रग्बी प्लेयर थे। रग्बी एक गेम है जो यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी पॉपुलर है। तो रग्बी प्लेयर होने के नाते उन्होंने फील्ड, गेम एंड प्रैक्टिस जैसे कॉन्सेप्ट का यूज किया है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट और टर्म यूज किए हैं, इसका एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। उन्होंने फील्ड, हैबिटस, डोक्सा, कैपिटल की बात की है। कैपिटल में उन्होंने 4 टाइप के कैपिटल बताए हैं: इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल। कल्चरल कैपिटल को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: ऑब्जेक्टिफाइड कल्चरल कैपिटल, इंस्टीट्यूशनल कल्चरल कैपिटल और एम्बॉडीड कल्चरल कैपिटल। उन्होंने सिंबॉलिक वायलेंस, सिंबॉलिक इंटरेस्ट, सिंबॉलिक पावर, सिंबॉलिक स्ट्रगल और क्लास रिप्रोडक्शन का भी बात किया है। क्लास रिप्रोडक्शन को उन्होंने 2 पार्ट में बांटा है, पहला सोशल रिप्रोडक्शन और दूसरा है कल्चरल रिप्रोडक्शन। इनका क्लास रिप्रोडक्शन का पर्सपेक्टिव मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव था, क्योंकि ये बोलते हैं एजुकेशन इज सोशल फंक्शन ऑफ एलिमिनेशन। इसका मतलब है कि लोगों को, गरीब लोगों को एलिमिनेट करने के लिए और एलिट लोगों को आगे कल्चर प्रमोट करने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये एजुकेशन को क्रिटिसाइज करते हैं और बताते हैं कि कैसे क्लास डिवीजन को और बढ़ाने के लिए एजुकेशन का यूज किया जाता है। इन्होंने हैक्सिस का बात किया है और टेस्ट का बात किया है। टेस्ट को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है: हाई ब्रो, मिडिल ब्रो और पॉपुलर। उनका एक फेमस कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी, जिसको उन्होंने अपनी बुक एन इनविटेशन टू रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी में डिस्कस किया है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पीरे बोर्दियू रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी की बात करते हैं, बट एंथनी गिडेंस रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी की बात करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी के बारे में पूछेगा तो हम एंथनी गिडेंस के साथ जाएंगे, बट अगर रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी के बारे में पूछेगा तो हम पीरे बोर्दियू के साथ जाएंगे। और एक कंफ्यूजन हमारे पास आ सकती है कि एन इनविटेशन टू रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी पीरे बोर्दियू की बुक है, बट एन इनविटेशन टू सोशियोलॉजी बर्जन एंड लकमान की बुक है। फिर पीरे बोर्दियू हिस्टेरिसिस का बात करते हैं और एरिस्टोक्रेटिक एस्केटिज्म का बात करते हैं। उन्होंने फील फॉर द गेम का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है और किनशिप को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है ऑफिशियल किनशिप और दूसरा है प्रैक्टिकल किनशिप। ऑफिशियल किनशिप में लीडिंग एक्टर आते हैं और प्रैक्टिकल किनशिप में यूटिलिटी मैन आते हैं। ये क्वेश्चन कहीं MCQ में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया, जिससे आपका ये गलत ना हो। अब हम पीरे बोर्दियू का ओरिएंटेशन देखेंगे, जिसका मतलब है कि वो किन किन टॉपिक के बाद किन किन बुक में करते हैं। कई बार पूछ लेता है कि पीरे बोर्दियू ने किस टॉपिक के बाद किस बुक में किया है, या फिर बुक्स को स्टोरी फॉर्म में याद करने के लिए हमें हेल्प करता है। तो उन्होंने कॉलोनियल इम्पैक्ट का बात किया है अपनी 2 बुक में, पहला आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस में और सेकेंड लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस में। उन्होंने सिंबॉलिक कैपिटल का भी बात आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस में किया है। कॉलोनियल इम्पैक्ट का मतलब होता है कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करती है या फिर दूसरी कंट्री को कॉलोनाइज करती है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस दूसरी कंट्री के ऊपर। उन्होंने क्लास हायरार्की की बात अपनी 2 बुक में किया है। पहली बुक है होमो एकेडमिकस और दूसरी बुक है डिस्टिंक्शन। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि होमो एकेडमिकस पीरे बोर्दियू की बुक है, बट होमो हायरार्कियस लुई डूमा की बुक है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि होमो एकेडमिकस किसकी है और होमो हायरार्कियस किसकी है। उन्होंने पावर एलिट्स को एनालाइज किया है अपनी बुक द स्टेट नोबिलिटी में। बट यहाँ भी फिर एक कंफ्यूजन आ सकता है कि पावर एलिट्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। अगर ये पूछा जाए कि पावर एलिट्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया है तो हम सी राइट मिल्क के साथ जाएंगे। बट अगर ये पूछा जाए कि पावर एलिट्स को एनालाइज किसने किया है और उसमें पीरे बोर्दियू होंगे तो हम उनके साथ में जाएंगे, अगर सी राइट मिल्क ऑप्शन में ना हुए तो। उन्होंने नियो लिबरल आइडियोलॉजी की बात की है अपनी बुक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी में। नियो लिबरल आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि कैसे प्राइवेट एंटिटीज और गवर्नमेंट मिलके एक कंट्री को रन करने का ट्राई करते हैं, दोनों में मर्जर होता है। ज़्यादा लिबरेशन, ज़्यादा फ्रीडम प्राइवेट कंपनी के पास होती है, बट हल्का सा रेगुलेशन गवर्नमेंट करती है। अब हम पीरे बोर्दियू के एक एक कॉन्सेप्ट को डीप में स्टडी करेंगे, बट उसके पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि पीरे बोर्दियू फील्ड की बात करते हैं, तो फील्ड का नॉर्मल मतलब होता है ऐसे स्पेस जहां पे गेम प्ले होते हैं। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि पीरे बोर्दियू एक रग्बी प्लेयर थे,
तो उन्होंने उसी गेम का वर्ड लाके अपनी थ्योरी में यूज़ किया है। फील्ड कई टाइप की हो सकती हैं, इकोनॉमिक फील्ड, एकेडमिक फील्ड। तो जिस एरिया में सारी चीज़ें घटित होती हैं उसे हम बोलते हैं फील्ड। एग्जाम्पल मैंने दे दिया इकोनॉमिक फील्ड का और एकेडमिक फील्ड का। तो एकेडमिक एक फील्ड होती है, उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। इसमें आप कोई प्रोफेसर रहेगा, कोई स्टूडेंट रहेगा, कोई स्टाफ रहेगा। तो फील्ड एक बड़ा एरिया है और उसमें छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड रहते हैं। फील्ड से रिलेटेड पीरे बोर्दियू का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हैबिटस, जिसमें पीरे बोर्दियू बोलते हैं हैबिटस इज बोथ अ सिस्टम वेयर बाय पीपल ऑर्गेनाइज देयर ओन बिहेवियर एंड अ सिस्टम थ्रू विच पीपल परसीव एंड अप्रिशिएट द बिहेवियर ऑफ अदर्स। इसका मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लोग अपना बिहेवियर ऑर्गेनाइज करते हैं और दूसरे के बिहेवियर से भी सीखते हैं। इसीलिए पीरे बोर्दियू ने कंस्ट्रक्टिविस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट यूज किया है, जिसमें वो बोलते हैं कि स्ट्रक्चर में रह के हमारा बिहेवियर कंस्ट्रक्ट होता है, बट हम अपने बिहेवियर के थ्रू स्ट्रक्चर को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। हैबिटस को हम एम्बॉडीड कल्चरल कैपिटल में रखते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि एम्बॉडीड कल्चरल कैपिटल क्या होता है। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा जानना कि हैबिटस को एम्बॉडीड कल्चरल कैपिटल में क्यों रखा गया है। और पीरे बोर्दियू हैबिटस के थ्रू क्लासेस के बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखेंगे मिडिल क्लास बिहेवियर वर्सेज अपर क्लास बिहेवियर में, सो मिडिल क्लास बिहेवियर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें लोग मनी बचाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मनी सेविंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोग डी मार्ट में जाएंगे, लंबी लंबी लाइन लगाएंगे क्योंकि उनको सस्ता सामान चाहिए। बट अपर क्लास बिहेवियर में लोग टाइम सेविंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको सामान थोड़ा महंगा मिल जाए तो भी ठीक है, बट वो अपना समय बचाना चाहते हैं, उनकी समय का बर्बादी ना हो, भले ही पैसा थोड़ा और लग जाए। हैबिटस सोशलाइजेशन से काफ़ी सिमिलर है, बट इसमें डिफरेंस एक ही है कि हैबिटस में कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, और हम सिंपल हैबिट्स से हैबिटस में लर्न करते हैं। बट सोशलाइजेशन में हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया गया है। इस तरीके से हैबिटस सोशलाइजेशन से अलग है। हैबिटस के बारे में पढ़ने के बाद अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे नेट पीवाईक्यू में पूछा गया है। और जिस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था उस ईयर में मैंने भी एग्जाम दिया था नेट का, तो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे डील किया था एक बार उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है पीरे बोर्दियू डेवलप्ड एन आइडिया ऑफ सोशलाइजेशन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटस। हैबिटस इंक्लूड्स ऑप्शन ए skills and ways of looking at the world, option B human capacities and opportunities embodied in the forms of capital, option C habitus possesses and bestows specific properties, option D the process of making habitus does not begin in the family setting, option E Bourdieu opined that all classes possess the same habitus। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद आधे लोग तो वैसे ही पैनिक कर जाते हैं कि हैबिटस के बारे में हमने 2 लाइन पढ़ा था और ऑप्शन 4-5 दे दिया है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया था उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपके पास कम नॉलेज भी है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके तब भी। सो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं कि हमें कौन कौन सा ऑप्शन इसमें से आ रहा है, बट मैं इस तरह नहीं करता हूँ। मैं ढूंढता हूँ इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम हटा सकते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा तो मैं 5 ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ूंगा और उसमें से मुझे मालूम चलेगा कि मैं कौन सा ऑप्शन पहले हटा सकता हूँ। सो मैंने जब पढ़ लिया तो मुझे मालूम चला कि ऑप्शन ई जो है बोर्दियू ओपन्ड दैट ऑल क्लासेस पॉसेस द सेम हैबिटस, ये ऑप्शन कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता जैसा कि हमने अभी हैबिटस में पढ़ा कि क्लासेस के बिहेवियर को डिफाइन करता है हैबिटस, तो अगर सारे क्लासेस एक ही बिहेवियर को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस का मतलब होता है धारण करना, मतलब ग्रहण करना, तो अगर सारे क्लासेस का एक ही हैबिटस रहेगा तो दोनों क्लासेस में डिस्टिंक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस ऑप्शन को पढ़ने के बाद हमें यह मालूम चला कि ऑप्शन ई गलत लग रहा है। तो जिस ऑप्शन में ऑप्शन ई रहेगा उस ऑप्शन को हम सबसे पहले हटा देंगे। सो ऑप्शन 1 में जो कि डी और ई है उसमें से ऑप्शन ई है तो उसको हम हटा देंगे, मतलब ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में भी ऑप्शन ई है तो उसको हम हटा देंगे। ऑप्शन सी में भी ऑप्शन ई है तो उसको हम हटा देंगे। और इस तरीके से केवल एक ऑप्शन हटाने से हमारा क्वेश्चन सही हो गया। फिर भी मान लीजिए आपको इसमें डाउट हो रहा होगा तो आप ऑप्शन डी पढ़ लीजिए एक बार। उसमें बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हैबिटस डज नॉट बिगिन इन द फैमिली सेटिंग। ये तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि फैमिली से ही हमारा सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है और वहीं से हम हैबिट्स अपना कैरी करते हैं। इसमें बोल रहा है डज नॉट बिगिन, तो शुरू नहीं होता है, तो ऑप्शन डी भी हम हटा देंगे। ऑप्शन ए में डी और ई है तो ऑप्शन ए बाहर हो गया। ऑप्शन बी में भी डी है वो भी बाहर हो गया और ई हमने पहले बाहर कर दिया था। इस तरीके से हम ये कंफर्म हो गए कि डी ऑप्शन ही सही होगा जिसमें ए बी और सी होंगे। तो इस तरीके से हमने बिना अपना टाइम खराब किए और बिना ज़्यादा नॉलेज के भी क्वेश्चन सही कर लिया। या फिर एटलीस्ट अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपने प्रोबेबिलिटी अपनी बढ़ा ली है कि ये क्वेश्चन आपका सही होगा। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं आप तुक्का मार रहे हैं, बट ये तुक्का नहीं है, ये स्मार्ट वे है क्वेश्चन को अप्रोच करने का। अगर आप इसकी प्रैक्टिस 5-10 क्वेश्चन में आप करेंगे तो आप भी इजिली ये हैबिट डेवलप कर लेंगे कि कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। हमें स्टार्ट वहां से करना है कि कौन कौन सा नहीं होगा।
अगर ऑप्शन 5-6 दे दिया है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। तो हमें स्टार्ट करना है उस ऑप्शन से जो कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सूट नहीं कर रहा है, उसको हम हटाते जाएंगे और ऑप्शन मिलाते जाएंगे, जिस तरीके से हमने अभी यहाँ डिस्कस किया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डोक्सा कॉन्सेप्ट पे, जिसको उन्होंने अपनी बुक आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस में दिया था, जो कि 1972 में आई थी। इसका ईयर आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है। तो डोक्सा का सिंपल मतलब होता है अनक्वेश्चन टेकन फॉर ग्रांटेड बिलीव्स एंड वैल्यूज विद इन द सोसाइटी, जो कि अनचैलेंज हो। मतलब कि ऐसे बिलीव्स, ऐसे वैल्यूज सोसाइटी के जिसको बस सोसाइटी मान ली है, उसके पीछे लॉजिक नहीं ढूंढती है कि ये क्या सही होगा, क्या गलत होगा, इसमें कितना साइंटिफिक मेथड है, कितना साइंटिफिक मेथड नहीं है। अगर इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल समझना चाहें तो जैसे कि स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट है, इसको कहीं प्रूवन नहीं है कि कहीं पे स्वर्ग होता है, कहीं पे नरक होता है, फिर भी हम ये मान के चलते हैं अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, अगर हम बुरा काम करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। इसी को बोलते हैं डोक्सा। डोक्सा पढ़ने के बाद हम नेट पीवाईक्यू का एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पूछा है द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटस एज अ बेसिस फॉर अ कल्चरल अप्रोच टू स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी with a focus on the embodiment of cultural representation in human habits and routines was originally used by। किसके द्वारा हैबिटस का ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया था? तो हमने अभी यही डिस्कस किया कि पीरे बोर्दियू ने हैबिटस का कॉन्सेप्ट यूज किया था। ये क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाता, और ऐसे ही इजी क्वेश्चन नेट पे में पूछे जाते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम पीरे बोर्दियू के कैपिटल को डिस्कस करेंगे, जो कि उनका सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है, और इसको उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। बट पहले हम ये जान लेते हैं कि पीरे बोर्दियू के अकॉर्डिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। सो कैपिटल का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड गुड्स डिवोटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स विच प्रोड्यूस मोर कैपिटल। सो सिंपल वे में ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उन्हें ही हम कैपिटल बोलते हैं। जिसके थ्रू हम दूसरे कैपिटल का भी निर्माण कर सकते हैं, उन्हें ही हम कैपिटल बोलते हैं। अगर उसके थ्रू हम दूसरे कैपिटल का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें हम कैपिटल में कंसिडर नहीं करेंगे। बोर्दियू ने कैपिटल को 4 भाग में बांटा है। पहला इकोनॉमिक कैपिटल, जिसमें बेसिकली वो बात करते हैं कैसे मनी और किसी का वेल्थ किसी को हेल्प करता है सोसाइटी में अपवर्ड मोबिलिटी के लिए। सेकंड वो बात करते हैं सोशल कैपिटल का, जिसमें वो बोलते हैं कि आपका पहचान कितना अच्छा है जिसके थ्रू आप अपना काम इजीली करवा सकते हैं। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहेंगे तो जब हम पीएचडी में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे हमारा सोशल नेटवर्क, मतलब हमारा पहचान ही काम आता है। आपकी पहचान प्रोफेसर से या फिर डीन से या फिर एचओडी से कितनी है, उसके थ्रू डिसाइड होता है कि आपका पीएचडी में एडमिशन होगा कि नहीं होगा। चूंकि आप लोग एकेडमिक फील्ड में हैं तो आप लोग ये फील किए होंगे या फिर आगे चल के ये फील करेंगे कि हमारा पहचान होना कितना जरूरी है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। ये सिंपल एग्जांपल था जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि पीरे बोर्दियू सोशल कैपिटल के बारे में क्या बात करना चाह रहे हैं। फिर वो बात करते हैं 3rd नंबर पे सिंबॉलिक कैपिटल का, जिसका मतलब होता है सिंबल्स का यूज करके पावर को एक्वायर करना। अगर इसको भी हम रियल लाइफ एग्जांपल समझना चाहेंगे तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा अपने बेचू लाइब्रेरी का। जब मैं वहां से यूजी कर रहा था तो वहां बेचू साइबर लाइब्रेरी में सीट क्लेम का ऑप्शन है कि अगर आप 15 मिनट तक बाहर घूम रहे हैं तो कोई आपका सीट क्लेम करके उस पर बैठ सकता है। तो वहां पे कुछ लोग ट्रिक आजमाते थे, अपने साथ भगवा रंग का गमछा रखते थे और उसको अपने सीट के ऊपर रख देते थे। जिस सीट पे भगवा रंग का गमछा होता था उस सीट को कोई भी क्लेम नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो सिंबल था कि अगर भगवा रंग के गमछे वाले को आप क्लेम करेंगे तो शायद आप मार खा सकते हैं या लड़ाई हो सकती है। इस तरीके से भगवा रंग का गमछा या टॉवेल एक सिंबल बन गया अपनी पावर को दिखाने के लिए। सो इस तरीके से हमने रियल लाइफ एग्जांपल से समझा कि सिंबॉलिक कैपिटल क्या होता है। एक कोटेशन है, सिंबॉलिक पावर इज अ पावर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रियलिटी, मतलब कि सिंबॉलिक पावर रियलिटी को बनाने में हेल्प करता है। तो ये बोर्दियू का डेफिनेशन है और इसे आपको याद कर लेना चाहिए। फिर बोर्दियू बात करते हैं कल्चरल कैपिटल की, जिसमें वो बात करते हैं कैसे सोशल स्किल्स, हैबिट्स, लैंग्वेज और हमारे प्रेफरेंसेस ये बताते हैं कि हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं और उसका यूज हम कैसे पावर में आने के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे लोग इंग्लिश स्पीकिंग का यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बट इंग्लिश स्पीकिंग शायद उन्होंने केवल अपने कल्चर से सीखा होगा। जरूरी नहीं है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो लोग बहुत स्मार्ट ही हों या फिर वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हों, ये उनके कल्चर का ही कैपिटल हो सकता है। कल्चर कैपिटल को बोर्दियू ने 3 टाइप में बांटा है। पहला है ऑब्जेक्टिफाइड कल्चर कैपिटल, जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक्स, कंप्यूटर, पेंटिंग्स जो कि कल्चर से रिलेटेड हों। सेकंड है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कल्चर कैपिटल, जिसमें हम किसी इंस्टीट्यूशन से डिग्री, डिप्लोमा लेते हैं और उसके थ्रू दिखाते हैं कि हमारा कल्चर कितना रिच है। थर्ड है एम्बॉडीड कल्चर कैपिटल, जिसके अंदर हैबिटस आता है और इसमें हम उस कैपिटल को प्रोसेस करते हैं जो हमने अपने हैबिट्स से, जो हमने अपने सोशल मिलियू से सीखा होगा। इसीलिए हैबिटस को एम्बॉडीड कल्चर कैपिटल में रखा गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेस्ट को कि पीरे बोर्दियू के अकॉर्डिंग टेस्ट क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में टेस्ट का मतलब होता है हमारे प्रेफरेंस, हम किस चीज़ को किसके बदले में प्रेफर करते हैं। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें
तो रूरल अर्बन जो वे ऑफ लिविंग होता है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, लाइक क्लॉथिंग का, उनके बात करने के तरीके का। तो उसी को बोलते हैं टेस्ट। जो रूरल एरिया के लोग रहेंगे उनका जो पहनावे का ढंग रहेगा, उनका जो टेस्ट रहेगा, उनके जो कपड़े रहेंगे वो अलग रहेंगे अर्बन एरिया के लोगों के। अर्बन एरिया के लोग ज़्यादा स्नीकर्स पसंद करेंगे, हुडीज पसंद करेंगे, जीन्स पसंद करेंगे। बट रूरल एरिया के लोग नॉर्मली कुर्ता पजामा या फिर कोई भी नॉर्मल स्लीपर्स पसंद करेंगे। तो इसको हम एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं टेस्ट के रूप में, जिसको पीरे बोर्दी ने यूज किया है कि कैसे क्लास डिवीजन में, क्लास डिस्टिंक्शन में टेस्ट काम करता है। बोर्दी का यहाँ एक फेमस डिफिनेशन भी है, टेस्ट क्लासीफाइज एंड इट क्लासीफाइज द क्लासीफायर। मतलब टेस्ट बांटता है, और किसको बांटता है? क्लासीफाई करने वाले को ही बांटता है कि हम किस कल्चर से आते हैं या फिर हमारा क्या पसंद होगा, उसी को बांटता है। टेस्ट भी 3 टाइप का होता है। पहला हाइब्रो टेस्ट। हाइब्रो टेस्ट होता है जिसमें एलीट लोग का पसंद होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये, इसको समझना इतना आसान नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए महंगी महंगी पेंटिंग्स एलीट लोग खरीदते हैं। जब हम उसे देखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पेंटिंग इतनी महंगी होगी, अगर ये इतनी महंगी है तो इतनी महंगी क्यों है। सेकंड है मिडिल ब्रो टेस्ट। इसमें मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो कि सबसे फेमस जो चीज़ें होती हैं उसको फॉलो करने का ट्राई करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि बेस्ट सेलिंग नॉवल को पढ़ना, पॉपुलर फिल्म्स को देखना, मेन स्ट्रीम म्यूजिक को सुनना, ये सब मिडिल ब्रो टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। थर्ड आता है पॉपुलर टेस्ट, जो कि हमारी मेजर मास है, जो कि हमारा मेन पॉपुलेशन है, वो प्रीफर करता है, और उनमें कोई लॉजिक नहीं होता है और कोई ये रिफाइंड नहीं होते हैं कि इसे हम क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लोग बिग बॉस बहुत देखते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आप क्यों देखते हैं तो बता नहीं पाएंगे वो क्यों देखते हैं, बट टाइम पास के लिए देख लेते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि सास बहू साजिश लोग देखते हैं, बट अगर पूछा जाए उनसे कि आप ऐसा क्यों देखते हैं तो ये नहीं बता पाएंगे वो सास बहू साजिश क्यों देखते हैं, बट उन्हें मजा आता है तो बस उसे फॉलो करते हैं। इसी को बोलते हैं पॉपुलर टेस्ट। और बोर्दी बताते हैं कि डिस्टिंक्शन करने में, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है विभेद, ये करने में कैसे हेल्प करता है हमारा टेस्ट। जैसा हमारा टेस्ट रहेगा उसी प्रकार से हमारी क्लास रहेगी, और वैसे ही हमारी हैबिट्स रहेंगे, वैसे ही हमारा हैबिटस बनेगा, और उसी के थ्रू हमारा फील्ड बनेगा। सो ये सारी चीज़ें टेस्ट से कनेक्टेड हैं। फिर हम हेक्सिस कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें बोर्दी बोलते हैं टेंडेंसी टू यूज वंस ओन बॉडी इन ए सर्टन वे। एक सर्टन वे में अपनी बॉडी को, एक निश्चित तरीके से अपनी बॉडी को यूज करना, जो कि दिखाता है कि आप किस कल्चर से, किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, किस वैल्यू से आप बिलोंग करते हैं। या आपके हाव भाव से, आपके बॉडी की मूवमेंट से मालूम चल जाएगा। आपने देखा होगा कि यूरोपियंस की चलने की स्टाइल थोड़ी अलग होती है और इंडियंस की चलने की स्टाइल थोड़ी अलग होती है। तो ये दिखाता है कि किस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी लैंग्वेज रहेगा। और ये भी एम्बॉडीड कल्चर कैपिटल के अंदर आता है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हेक्सिस किसके अंदर आता है या फिर हैबिटस किसके अंदर आता है, तो दोनों एम्बॉडीड कल्चर कैपिटल के अंदर आते हैं। अब हम पीरे बोर्दी का सिंबॉलिक वायलेंस डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले ही जानेंगे कि सिंबॉलिक वायलेंस पीरे बोर्दी का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, बट एपिस्टेमिक वायलेंस गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का कॉन्सेप्ट है। तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एपिस्टेमिक वायलेंस और सिंबॉलिक वायलेंस को कौन कौन दिया हुआ है। सो सिंबॉलिक वायलेंस का सिंपल मतलब होता है एक्सरसाइज ऑफ वायलेंस एंड ऑपरेशन दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज सच। मतलब वायलेंस आपको करना है, आपको लोगों को प्रताड़ित करना है, आपको लोगों के ऊपर रूल करना है, बट उनको ऐसा फील नहीं हो पाएगा कि आप उनके ऊपर रूल कर रहे हैं। ये कुछ एंटोनियो ग्राम्सी के हेजेमनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जिसमें एंटोनियो ग्राम्सी बोलते हैं कि कैसे लोग बिना बताए, कैसे लोग ब्रेन वॉशिंग करके या फिर आइडियोलॉजी के थ्रू दूसरे के ऊपर रूल करते हैं। अगर इसका एग्जांपल हमको देखना है तो इसका रियल एग्जांपल हमें मिल जाएगा पैट्रियार्की में, जिसमें वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वुमेन का सब्जुगेशन होता है, वुमेन को दबाया जाता है, उनके ऊपर रूल किया जाता है, बट उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके ऊपर रूल हो रहा है। उन्हें लगता है कि हमें बड़े प्यार से रखा जा रहा है और इसमें कोई रूल नहीं है, उन्हें फील नहीं होता है कि हमारे ऊपर रूलिंग हो रही है। इस तरीके से सिंबॉलिक वायलेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंबॉलिक इंटरेस्ट का, जिसमें बोर्दी बोलते हैं लोग नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज की तरफ अट्रैक्शन या फिर इंटरेस्ट दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे लोग को वेरियस लैंग्वेज सीखना पसंद है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज लोग सीखना चाहते हैं, तो एक सिंबल ही तो है। लोग जो पेंटिंग सीखते हैं वो एक सिंबल ही तो है, तो उनका इंटरेस्ट सिंबल को सीखने में है, उसी को बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरेस्ट, जिससे उनका ऑनर, प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन बढ़ता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंबॉलिक स्ट्रगल, जिसका मतलब होता है ऑनगोइंग कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ओवर द डेफिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ सिंबॉलिक रिसोर्सेज विद इन अ सोसाइटी। सिंपल वे में ऐसा कॉम्पिटिशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो कि सिंबॉलिक रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए हो रहा हो, उसको बोलते हैं सिंबॉलिक स्ट्रगल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हिस्टेरिसिस का, जिसमें बोर्दी बोलते हैं कि जो हम बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें कोई रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं कल से मैं 9 घंटा पढ़ना चालू करूंगा, आपने बोल तो दिया कि आप 9 घंटा पढ़ेंगे, बट आप गए और घूम रहे हैं, मैच खेल रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं, 9 घंटा आपने नहीं पढ़ा, तो आपने बोला कुछ और किया कुछ, इसी को बोलते हैं सिंपल वे में हिस्टेरिसिस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एरिस्टोक्रेटिक एस्केटिसिज्म का। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट मैं एमसीक्यू या पीवाईक्यू लगाते हुए पाया था,
तो मैंने सोचा इसको यहाँ मेंशन कर दूँ, जिसका नॉर्मल मतलब होता है पोजीशन ऑफ कल्चरल कैपिटल बट स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल। मतलब आपके पास कल्चरल कैपिटल तो बहुत ज़्यादा है बट पैसा नहीं है, इकोनॉमी नहीं है। एग्जाम्पल्स के लिए हम देख सकते हैं कुछ पंडित्स होते हैं जिनको लोग रिस्पेक्ट बहुत करते हैं बट उनके पास पैसा नहीं होता है उतना स्पेंड करने के लिए, तो उनके पास कल्चरल कैपिटल तो है बट इकोनॉमिक कैपिटल नहीं है। बोर्दियू ने फ्रेंच सोसाइटी को 3 क्लास में डिवाइड किया है, डोमिनेंट क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। एक्चुअली बोर्दियू का सारा कॉन्सेप्ट ही क्लास से रिलेटेड है, कैसे एक क्लास दूसरे क्लास से अपने आप को विभेद करता है, डिस्टिंक्शन करता है, इसलिए उन्होंने अपनी बुक भी लिखी है डिस्टिंक्शन। तो सारे कॉन्सेप्ट का यूज क्लासेस को डिवाइड करने में और बताने में करते हैं कैसे एक क्लास दूसरे क्लास को डोमिनेट करता है। उन्होंने 3 सोशल ट्रेजेक्टरीज का बात किया है। पहला है अपवर्ड मोबिलिटी, दूसरा है डाउनवर्ड मोबिलिटी और तीसरा है स्टैग्नेशन। अपवर्ड मोबिलिटी का मतलब होता है ऊपर जाना, डाउनवर्ड मोबिलिटी का मतलब होता है नीचे जाना और स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्थायी अवस्था में रहना। अब हम पीरे बोर्दियू की कुछ डिफिनेशन देखेंगे हैबिटस की, जो कि पीवाईक्यू या एमसीक्यू में पूछा गया है। तो हमने हैबिटस को समझ तो लिया ही है बट ये 2-3 डिफिनेशन है जिसको हमको रट लेना है कि अगर कभी भी हैबिटस का ये डिफिनेशन आए तो हम समझ जाएंगे कि ये पीरे बोर्दियू की डिफिनेशन का बात हो रहा है। पहला है हैबिटस इज मेंटल फिल्टर, मेंटल स्ट्रक्चर एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नलिटीज। मतलब ये दिमागी कंस्ट्रक्ट है और दिमागी ही स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम बाहर की चीज़ों को अंदर ग्रहण करते हैं, मतलब सोसाइटी की चीज़ों को अपने माइंड में ग्रहण करते हैं और उसके थ्रू बिहेव करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है हैबिटस इज ए कैपिटल प्रोडक्ट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ट्रांसफर इट्स एक्सपीरियंस इन एक्टिव क्रिएटिव फैशन। मतलब ये ऐसा कैपिटल है जो कि हमारे पीछे किए गए एक्सपीरियंस का फल है और वो अपना एक्सपीरियंस ट्रांसफर करता है एक क्रिएटिव फैशन में, एक नए फैशन में। थर्ड डेफिनेशन है हैबिटस इज डायलेक्टिक्स ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नलिटी एंड एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ इंटरनलिटी, जिसका मतलब है कि पहले हम बाहर की चीज़ों को इंटरनलाइज करते हैं, अपने बिहेवियर में लाते हैं और फिर अपने बिहेवियर के थ्रू हम बाहर की चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, हम बाहर की चीज़ों को प्रभावित करते हैं। ये डिफिनेशन जुड़ा हुआ है पीरे बोर्दियू के कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से, जिसमें पीरे बोर्दियू सेम बातें करते हैं। अब लास्ट में मैंने बोर्दियू की सारी बुक यहाँ क्रोनोलॉजी वाइज मेंशन कर दिया है। आपको एक एक बुक याद कर लेना है, लापरवाही नहीं करनी है क्योंकि कई बार ये क्रोनोलॉजी वाइज पूछ लेता है और हम नहीं कर पाते हैं। तो सारी बुक्स यहाँ मेंशन्ड हैं लाइन से, आपको याद कर लेनी है एक एक बुक। वीडियो एंड करने से पहले हम पीरे बोर्दियू से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं जो नेट एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है विच 2 टर्म्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आर स्पेसिफिकली लिंक टू द वर्क ऑफ पीरे बोर्दियू। ऑप्शन में है हैबिटस, कॉन्शियसनेस, डिजायर, डिस्टिंक्शन। तो हमने अभी पढ़ा डिस्टिंक्शन और हैबिटस पीरे बोर्दियू कॉन्सेप्ट है, तो हमारा ए और डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया था द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटस डील्स विथ, मतलब हैबिटस का कॉन्सेप्ट किस चीज से डील करता है। पहला है सोशल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, सेकंड है साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल, थर्ड है बिहेवियरल डिस्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल और फोर्थ है इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ एन इंडिविजुअल। हमने अभी पढ़ा हैबिटस का रिलेशन हमारे बिहेवियर से होता है, तो ऑप्शन 3 इजिली हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क्स ऑफ पीरे बोर्दियू वेयर, मतलब पीरे बोर्दियू के कौन कौन से वर्क हैं। ऑप्शन में दिया है द रूल्स ऑफ नेटवर्क इन द सोसाइटी, स्टेट नोबिलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, डिस्टिंक्शन, रॉ एंड द कुक्ड। सो स्टेट नोबिलिटी और डिस्टिंक्शन पीरे बोर्दियू की 2 बुक हैं। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको बुक नेम याद करना बहुत जरूरी है। क्रोनोलॉजी वाइज याद कर लीजिए, जिससे अगली बार मान लीजिए क्रोनोलॉजी पूछे तो वो भी हम सही कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू एजुकेशन एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन में है बेसिल बर्स्टिन, जैक्स लेकान, स्टीव ब्रूस, ब्रायन एस टर्नर और पीरे बोर्दियू। तो चूंकि ये नेट पीवाईक्यू है और हमको पता है पीरे बोर्दियू बात करते हैं एजुकेशन और कल्चरल कैपिटल का, बट इसमें 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ऑप्शन ई जिसमें होगा वही सही होगा। सिंपल सी बात है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन बी में ए और ई दोनों मेंशन्ड है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, बशर्ते अगर हमें ये ना मालूम रहे कि बेसिल बर्स्टिन भी बात किए हैं एजुकेशन एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन का, फिर भी हमारा क्वेश्चन सही हो जाता। इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज एडिटेड द बुक डिस्टिंक्शन अ सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट। सो ये बुक है पीरे बोर्दियू की और ये हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्स डिड बोर्दियू एक्सटेंड बियॉन्ड द इकोनॉमिक रिल्म। मार्क्स का कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको पीरे बोर्दियू इकोनॉमिक रिल्म से बाहर ले जाते हैं। हमने अभी पढ़ा कि कैपिटल का कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसको इकोनॉमिक रिल्म से बाहर भी बोर्दियू डिस्कस करते हैं और वो 4 टाइप के कैपिटल का बात करते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और सिंबॉलिक। नेक्स्ट पीवाईक्यू था द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटस वाज गिवन बाय। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पीरे बोर्दियू कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली सॉल्व हो गया।
इस तरीके से हमने पीरे बोर्दियो के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, जितने PYQs आए थे वो डिस्कस कर लिए, उन्होंने जो जो बुक लिखी है वो डिस्कस कर लिया, और एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है वो भी डिस्कस कर लिया। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।